हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? हाँ जी, थोड़ा सा इसको इधर खिसकाना, लेफ्ट वाले को। ठीक है, हाँ जी। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है? आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए जी, बहुत ही बेहतर। बढ़िया है। चलिए जी। सो बेटा, आज हम जो नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, 11वीं कक्षा का अध्याय है। कौन सा है? जैव अणु। इस चैप्टर के बाद में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अभी ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि इसमें कुछ डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना था। वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तभी आगे जाकर जेनेटिक्स और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? चलिए, सो स्टार्ट करते बेटा। हमारा पहला अध्याय जिसका नाम ही क्या है? जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पूछेंगे कि सर नीट में इस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं? सो बेटा, नीट में इस चैप्टर से लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं हर साल। 2 to 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से हर साल बन रहे हैं। किसी साल 2 है, किसी साल 3 है, किसी साल 4 है। तो एवरेज यहां पर 2 से 4 क्वेश्चंस हर साल बन रहे हैं इस चैप्टर से। देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है अगर आप ध्यान से ना पढ़ें तो, और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कसम से ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा देता है ये वाला चैप्टर। और इस चैप्टर का लिंक जो है वो आपको मिलेगा किसमें? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर जो दूसरा अध्याय होएगा जेनेटिक्स का, कौन सा? वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th क्लास का जो चैप्टर है उससे लिंक मिलेगा इस चैप्टर का। सो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, आराम से पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा, बीच में फालतू के कमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जगह जगह पर इंटरेस्ट आएगा, जगह जगह पर हो सकता है ये बोरिंग भी लगे। सो आराम से अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त अपना जैव अणु चैप्टर। हाँ भाई, स्टार्ट करें बेटा, चले स्टार्ट कर दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं वो ये। सर ये इस चैप्टर में कहां से आ गया? आप में से जो आरंभ 1 में जो बच्चे होंगे उनको याद होगा, मैंने आपको बोला था क्या कि आपकी एक इकाई है कोशिका जीवन। याद आ रहा है? कोशिका जीवन की इकाई एक चैप्टर आया था, है ना? फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। और मैंने आपको बोला था जब भी कोई इकाई स्टार्ट होती है तो उस इकाई से पहले एक वैज्ञानिक के बारे में लिखा होता है। कितने बच्चों को याद है? याद आ रहा है? आपकी ये जो इकाई है ना, कौन सी? जिसमें कोशिका चैप्टर आता है, कोशिका विभाजन चैप्टर आता है और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो आता है ना? ये 3 चैप्टर एक इकाई में आते हैं, एक यूनिट में आता है। और वो यूनिट जो होती है कोशिका, उस यूनिट में स्टार्टिंग में इस वैज्ञानिक के बारे में लिखा होता है, ये जो वैज्ञानिक है। ठीक है सर, इसको ज्यादातर टीचर्स जो है कोशिका चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें बता देते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन वैज्ञानिक को हम कोशिका चैप्टर वाले में नहीं बताएंगे। किस चैप्टर में बताएंगे? इस चैप्टर में बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनका संबंध इस चैप्टर से है, ना कि कोशिका वाले चैप्टर से है। कैसे सर? ध्यान से सुनिए। इनका नाम है रामाचंद्रन। सिंपल, इनका नाम क्या है? रामाचंद्रन है। ठीक है जी। अब ये जो रामाचंद्रन जो है, इनका जन्म 1922 में हुआ, मृत्यु इनकी 2001 में हुई, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। मेन जो चीज है, जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्त, यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है। क्या इन्होंने क्या दिया था बेटा? इन्होंने कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना को खोजा था। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है? हाँ जी सर जी, ब्लैक स्क्रीन। बेटा ब्लैक स्क्रीन ही आएगी बेटा, फालतू की चीज मत लिख, यहां पर ध्यान से सुन ले। क्या बोला हमने? रामाचंद्रन जी जो हैं, इन्होंने कोलेजन की त्रिकुंडलित संरचना बताई थी। नाउ व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन एक प्रोटीन है। कोलेजन कौन है? प्रोटीन है। और उस प्रोटीन की त्रिकुंडलित संरचना, त्रिकुंडलित संरचना मतलब इस चैप्टर में जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन की संरचना देखेंगे। प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना, चतुर्थ संरचना। फोकस कर ले यहां पर, पढ़ाई पर, कमेंट पर फोकस मत कर, जरा ध्यान से सुन ले। क्या बोला?
रामाचंद्रन जो है इन्होंने एक प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, जो एनिमल्स में, ध्यान से सुन, जो एनिमल्स में, जो जंतुओं में सबसे ज्यादा मिलता है, कौन सा मेरे भाई, कोलेजन प्रोटीन। अभी के अभी कॉपी में लिख ले, कोलेजन प्रोटीन एनिमल्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन है। उस प्रोटीन की संरचना बताई थी, कौन सी, तिहरी कुंडलित संरचना। तिहरी कुंडलित संरचना मींस एक ट्रिपल स्ट्रक्चर बताई थी, एक टर्शरी स्ट्रक्चर बताई थी, एक तृतीय संरचना बताई थी। किसने, आपके रामाचंद्रन ने। अब सर ये तृतीय संरचना कैसी होती है, इसी चैप्टर में पढ़ोगे, इसी चैप्टर में। इसीलिए इस वैज्ञानिक को हमने इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया है, कोशिका चैप्टर में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। और ये मैंने आरंभ फर्स्ट में बच्चों को बता दिया था कि मैं इस वैज्ञानिक को बायोमोलिक्यूल से पहले रखूंगा। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर से संबंध है किसका, रामाचंद्रन जी का। चलिए जी, पहली चीज समझ में आ गई। जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन की जब संरचना देखेंगे तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जब देखेंगे तो तृतीय संरचना दी थी किसने, रामाचंद्रन ने। किसकी, कोलेजन प्रोटीन की। एक बिंदु ये याद रखना है। दूसरा बिंदु क्या याद रखना है, इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। क्या दिया था, रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। सर ये रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, ये है, देख सर, ये नहीं, ये है प्लॉट। ये रामाचंद्रन प्लॉट होता है इस तरीके से। क्या सर ये याद करना पड़ेगा, क्या हमारे कोर्स में है, नहीं। ये मैंने भी कब जाकर पढ़ा था, ग्रेजुएशन में जाकर पढ़ा था, वहां पर पढ़ाया गया था। तो क्या ये याद रखना है, नहीं, याद नहीं रखना, जस्ट समझाने के लिए कि ये इस तरीके से एक कर्व बनाया जाता है, प्लॉट बनाया जाता है, इस तरीके से वक्र टाइप का बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट बोलते हैं। किस लिए बनाया जाता है, इधर देख, यहां पर फोकस कर, देख यहां पर तेरे को ऊपर लिखा हुआ है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सर मतलब सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, मैंने तेरे को अभी अभी क्या बताया कि प्रोटीन की 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है बेटा सीधी सीधी प्राथमिक संरचना, एक होती है इस तरीके से शीट, या तो शीट के रूप में होती है या हेलिकल होती है, इसको बोलते हैं द्वितीय संरचना, और एक होती है कुंडलित संरचना इस तरीके से, इसको बोलते हैं तृतीय संरचना। और ऐसी कई सारी कुंडलियां बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं चतुर्थ संरचना। आपने बोला सर समझ नहीं आया, मैंने कहा छोड़, जब प्रोटीन आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा फोकस करना। प्राथमिक संरचना सीधी सीधी होती है, तृतीय संरचना कुंडलित होती है, द्वितीय संरचना जो होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है, वो 2 रूप में होती है। या तो शीट के रूप में होती है, ये देख तेरे को शीट दिखाई दे रही है, शीट पन्ने के जैसी, इस तरीके से, जैसे कोई पन्ना है, मेरे पास है नहीं पन्ना, जस्ट इमेजिन करना एक पन्ना है जिसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ये वाला है ना, इसको हम बोलते हैं बीटा शीट, इस तरीके से, ऐसे। और एक होती है कुंडलित संरचना, इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अल्फा संरचना और इसको बोलते हैं बीटा संरचना। अब ये जो संरचनाएं जो होती है, इनके बीच में एंगल होता है, किसके बीच में, यहां पर देख, ये तेरे को कार्बन दिखाई दे रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनके बीच में एंगल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, कोण होता है। तो अल्फा श्रृंखला के अंदर जो कोण मिलते हैं, बीटा श्रृंखला के अंदर जो कोण मिलते हैं, एंगल्स मिलते हैं, उनको बताया जाता है किससे, इस प्लॉट से, और इसका नाम है रामाचंद्रन प्लॉट। डन, इतनी सी बात। वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, चैप्टर इंटरेस्टिंग है। अगर आप वेस्ट नहीं करेंगे मेरा टाइम और अपना टाइम तो चैप्टर भी समझ में आएगा और सारी चीजें भी समझ में आएंगी। तो वापस से सुनना, ये है रामाचंद्रन, इनका संबंध इस चैप्टर से है जिसका नाम है जैवअणु, क्योंकि इस चैप्टर में आप प्रोटीन पढ़ेंगे और इनका संबंध प्रोटीन से है। इन्होंने एक प्रोटीन जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन, इस कोलेजन प्रोटीन की तृतीय संरचना दी थी। कौन सी संरचना बताई थी, तृतीय संरचना बताई थी, जो कैसी होती है, कुंडलित होती है। पहली चीज याद रखनी है। दूसरी, इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट बताया था। सर ये रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है, इस तरीके से होता है ये प्लॉट। क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम केवल एंगल्स बताते हैं। क्या बताते हैं, एंगल, 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 कोण बताते हैं। किसका कोण बताते हैं, ये जो प्रोटीन की जो द्वितीय संरचना होती है, ऊपर देख क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन की जो द्वितीय संरचना जो होती है, जो 2 प्रकार की होती है, या तो वो कुंडलित होती है जिसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, या इस तरीके से शीट रूप में होती है जिसको हम बीटा शीट बोलते हैं। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो संरचनाएं होती हैं, इनके बीच में एंगल बनता है। अब देखिए यहां पर एंगल जो बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, वो डिफरेंट टाइप का एंगल बनेगा।
तो वो एंगल्स को बताने के लिए इस प्लॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है रामाचंद्रन प्लॉट। बस इतनी सी बात थी, ये याद रखनी थी। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी लिखा हुआ है, नीचे जब आप पढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन्होंने पीएचडी करी थी। क्या करी थी? पीएचडी करी थी। और वहां पर इनकी मुलाकात हुई थी किससे? पाउलिंग से। किससे? लाइनस पाउलिंग एक वैज्ञानिक है, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का जो मॉडल प्रकाशित किया था उससे ये बहुत प्रभावित हुए थे। यानी मैं पाउलिंग हूं और मैंने ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट की संरचना प्रस्तुत करी। कौन? मैं हूं पाउलिंग। मैंने ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट की संरचना दी। ओके, अब रामाचंद्रन ने क्या किया? इन्होंने ये जो अल्फा हेलिक्स बीटा शीट की जो संरचना, इसका डिटेल्ड अध्ययन किया और एंगल्स बताए, और वो एंगल्स उन्होंने इस प्लॉट की मदद से बताए थे। ये क्या कहला रहा था? रामाचंद्रन प्लॉट। बताइए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? डन डन। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सर मेरी एनसीईआरटी संपूर्ण की थ्योरी नहीं आई है, तो बेटा कुछ किया होगा आपने जो नहीं आई आपके पास, बाकी सभी बच्चों के पास आ गई है। पता नहीं मेरे अंदर क्यों इतना ज्यादा जोश आ रहा है, हो सकता है थोड़ा तेज बोल रहा होऊंगा, लेकिन अभी चीज क्लियर है। डन चलें आगे। अब एक बालक बोल रहा है सर साफ नजर नहीं आ रहा। भाई एनसीईआरटी खोल के बैठ अपनी, सब साफ नजर आएगा। ठीक है, ओके, चले आए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, असली चैप्टर की, और वो है जैव अणु। बेटा साथ साथ पढ़ते जाइएगा, नहीं तो पीछे रह गए ना, नहीं समझेंगे तो फिर पीछे लटकता जाएगा मामला। सिंपल सी बातें बताई थी, इसको सिंपल सी बातों को इतना भी बड़ा चढ़ाकर, इतना कोई पीएचडी नहीं करनी है, सिंपल सी बातें बताई थी, खत्म खल्लास, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। सब यहां से हम आराम से पढ़ने वाले हैं, तसल्ली से पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैव अणु की जब हम बात करते हैं तो हम यहां पर सिंपल बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ेंगे। आप अपने पास अपनी एनसीईआरटी को रखिएगा, जो जो चीजें मैं बताता जाऊं वो सारी की सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी से कवर होंगी, और जो एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा वो साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, सबसे पहला बिंदु मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा दोस्त, सबसे पहला बिंदु, फर्स्ट सबसे पहला बिंदु, मुझे बताओ केमिस्ट्री पढ़ते हो? जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो? हाँ जी बोलिए, क्या आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो? हाँ सर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यस सर, मजेदार लगती है? हाँ सर। चलो जल्दी से मुझे बताओ, जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी आप सभी ने? क्या आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी? बोलिए बोलिए, क्या आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी? हाँ सर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। उस पीरियोडिक टेबल में तत्व पढ़े थे आपने? तत्व, एलिमेंट्स पढ़े हैं? बताओ मेरे को जरा जल्दी से बताओ, कितने एलिमेंट्स हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में? आपके कोर्स में जो केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स आपके पास हैं? कितने हैं? कितने हैं? 118 है? हाँ सर। कितने? 118 है। 145 तो नहीं है ना? 118 ही है ना सभी के? ठीक है। अब ये जो 118 तत्व है, इनमें से कोई तत्व याद आ रहा है? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सारे के सारे तत्व आप लोगों ने पढ़े हुए। हेलिना की रब से फरियाद, न जाने कितने आपने तरीके बनाए होंगे याद करने के, है ना? बनाए ना? आप मुझे बताइएगा, ये तत्व जो आपने पढ़े हैं, ऐसे 118 तत्व आप पढ़ते हैं, ये तत्व क्या आपके अंदर हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये तत्व आपके अंदर हैं? क्या आपके अंदर कार्बन है? हाँ। हाइड्रोजन है? हाँ। ऑक्सीजन है? हाँ। नाइट्रोजन है? हाँ। फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक, निकल, क्या ये आपके अंदर है? हाँ सर। यानी ये किस में मिल रहे हैं? सर ये सजीव में मिल रहे हैं। मैंने कहा यस, मनुष्य हम सजीव है, हमारे अंदर मिल रहे, बिल्कुल मिल रहे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये किसी चट्टान का आपने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया? किसका? चट्टान का टुकड़ा ले लिया आपने, एक चट्टान का टुकड़ा ले लिया। अब वो जो टुकड़ा जो है, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं।
चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसको हमने क्या बोला, भूपर्पटी। मुझे बताइए वो जो चट्टान का जो छोटा सा टुकड़ा आप लेते हैं जिसको हम भूपर्पटी बोलते, क्या उसमें फास्फोरस होती है? क्या उसमें कैल्शियम हो सकता है? क्या उसमें मैग्नीशियम, सल्फर, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, जिंक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्या ये इसमें होते हैं? नहीं होते मेरे भाई। ये जो तत्व जो होते हैं ये आपके सजीव में भी मिलते हैं और आपके निर्जीव में भी मिलते हैं, याद रखना। तो ये पहला बिंदु था, ये पहला बिंदु था। और वो सीधा सीधा क्या कि जो तत्व जो होते हैं, जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसमें मिलते हैं सर? सजीवों में भी मिलते हैं, निर्जीवों में भी मिलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होएगा, सर जब सजीवों में भी मिलते हैं, निर्जीवों में भी मिलते हैं, तो फिर फर्क क्या है? पूछेंगे ना, सोचे। जब आपके अंदर भी मिल रहे हैं, निर्जीवों के अंदर भी मिल रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है? फर्क है, सोच समझकर मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या ये तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं? सोच, क्या ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ निर्माण करते हैं? सोच, जल्दी से सोच, दिमाग लगा, जल्दी से सोच, फटाफट सोच, क्या ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके किसी ना किसी चीज का निर्माण करते हैं? हां सर, बिल्कुल करते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु ने नाइट्रोजन के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन का अणु बनाया। नाइट्रोजन का अणु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। अमोनिया जो है सल्फेट के साथ जुड़कर अमोनियम सल्फेट बना रही है। अभिक्रियाएं कहां पर हो रही हैं? सोच, ये रिएक्शंस कहां पर हो रही हैं? दिमाग लगा जल्दी से, ये अभिक्रियाएं कहां पर हो रही हैं? इंटरेस्ट आएगा चैप्टर में अगर आप फालतू की, बिना फालतू के कमेंट्स करेंगे तो, चुपचाप पढ़ेंगे तो। सोच, ये आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं सर? ये आपस में रिएक्शंस करते हैं। आरएक्शन का मतलब रिएक्शन, अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया किसके अंदर होती है सर? ये अभिक्रिया होती है एक बॉडी में, एक लिविंग बॉडी में, एक सजीव के शरीर में होती है। किसके अंदर होती है? सजीव के शरीर में होती है। तो आपने इस चैप्टर की अभी शुरुआत करी है और शुरुआत में जो पहला बिंदु आपको समझ में आया वो इतनी सी बात आपको समझ में आई कि भैया जो केमिस्ट्री में हम तत्व पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, लगभग 118 है ना, इनमें से 118 में से अभी हम देखेंगे कौन से तत्व मिलते हैं सजीवों में, निर्जीवों में, वो अभी हम देखेंगे। हमने ये बात करी, ये जो तत्व जो मिलते हैं ये सजीवों में भी मिल सकते हैं, निर्जीवों में भी मिल सकते हैं, लेकिन सजीवों में ये तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और कुछ ना कुछ बनाते हैं। और वो कहां पर बनाते हैं? एक शरीर के अंदर बनाते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये रिएक्शंस तो बाहर भी हो सकती हैं। सोच, क्या ये रिएक्शंस बाहर हो सकती है? हां सर, लेकिन क्या ये कंट्रोल्ड मैनर में होती हैं? नहीं सर। सोच, आपके अंदर कहीं संगठन मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, प्रोटीन लिपिड के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। लिपिड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, लिपिड जो होते हैं कहीं ना कहीं हार्मोन्स की तरह कार्य कर सकते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो हार्मोन्स की तरह कार्य कर सकते हैं, एंजाइम की तरह कार्य कर सकते हैं। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा संगठन किस में मिलता है? सजीव के शरीर में मिलता है, निर्जीव में थोड़ी ना मिलता है ऐसा। डन। तो ये था पहला बिंदु। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा बिंदु, अब आपने ये तो बता दिया कि सर ये जो है सजीवों में भी मिलते हैं, निर्जीवों में भी मिलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली याद रखना है स्टार बनाकर, क्योंकि यहां से प्रश्न नीट में पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं, ध्यान से सुनना, यह प्रश्न पूछा गया है। कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व हैं जिनकी मात्रा सजीवों में निर्जीवों से बहुत ज्यादा होती है। यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखना क्या कि ये जो तत्व जो होते हैं ये आपके सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन, पर्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन, याद रखना पर्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी मात्रा जो है सजीवों में निर्जीवों से बहुत ज्यादा है। आपने बोला कैसे पता लगा सर? किसने पता लगाया सर? आपकी एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ग्राफ दिया हुआ है, या मैं बोलूंगा एक टेबल दी हुई है। इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टेबल में
कार्बन और हाइड्रोजन पर सीधा फोकस किस पर करना है? कार्बन और हाइड्रोजन पर फोकस करना है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? भूपर्पटी लिखा हुआ है। हां सर, भूपर्पटी मींस चट्टान, चट्टान मींस नॉन लिविंग, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? मनुष्य का शरीर। अब तुलना कर, एक निर्जीव की तुलना एक सजीव से जब तुम कर रहे हो तो सबसे पहले कार्बन को देख। सबसे पहले किसको देखेगा? कार्बन को। कार्बन देख कितना प्रतिशत मिल रहा है? 0.03% मिल रहा है, जबकि मनुष्य के शरीर में कितना मिल रहा है? 18.5% मिल रहा है। जो बताइए, हाँ जी, जल्दी से सोचिए और सोच समझकर मुझे बताइए, क्या आपको यहां पर कार्बन की संख्या कहां ज्यादा दिखाई दे रही है? बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। कहां पर दिखाई दे रही है सर? कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है किसमें? मनुष्य के शरीर में, यानी सजीव में, कंपैरेटिव टू निर्जीव। यहां पर 0.03%, यहां पर 18%, यहां पर 0.5% और यहां पर 0.1%। यहां पर 5 गुना ज्यादा है, एक तरीके से मैं बोलूंगा 0.5%, यहां पर 0.1%, और यहां पर एक तरीके से 18% ज्यादा है एक तरीके से इससे। तो ये दो बिंदु आपने याद रखने थे, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा तत्व है जिसकी मात्रा सजीवों में निर्जीवों से बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन। क्या और भी है? हाँ है। ऐसे तो देखो, अब तुमको ऑक्सीजन भी दिखाई देगा। ऑक्सीजन 46%, यहां पर 65%, तो तुम बोलोगे ये भी ज्यादा, लेकिन तुलना करना, यहां पर कंपैरेटिवली यहां पर भी ज्यादा है, 46%, यहां पर 65%। हालांकि यहां पर ज्यादा तो है, लेकिन निर्जीवों में भी तो बहुत ज्यादा है ना यार, 46%। यहां पर बहुत थोड़ी है, यहां पर 3.3% है। कौन? नाइट्रोजन। इसी तरीके से सिलिकॉन को देखेगा तो सिलिकॉन यहां पर बहुत ज्यादा, यहां पर है ही नहीं। तो हमारी एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला, और आपको अपनी एनसीईआरटी पर विश्वास करके वो चीज याद रखनी है जो आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ बोली गई है। सिर्फ दो ये याद रखने, कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सजीवों में निर्जीवों से बहुत ज्यादा है। विश्वास ना हो तो अभी के अभी एनसीईआरटी खोल, जल्दी से खोल, फटाफट, जल्दी से अभी के अभी एनसीईआरटी खोल और देख वहां पर एक लाइन लिखी हुई है। देख, पढ़, जल्दी से मेरे साथ साथ पढ़। क्या वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन लिखा हुआ है? यस सर। तो कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी मात्रा सजीवों में निर्जीवों से ज्यादा होती है। अब तुम पूछोगे क्या ये टेबल याद करनी है? क्या सर ये टेबल याद करनी है? इस टेबल में आपको केवल 4 डाटा याद करने, केवल ये 4। अगर याद कर सकते हैं तो, नहीं याद हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर सकते हो तो प्लीज इसको करिएगा, इसको जरूर करिएगा। ठीक है जी, चलें आगे। सो ये इतनी सी बात थी। अब पता है कंफ्यूजन मैक्सिमम बच्चों को किस बात का होता है? सर यहां पर 0.14 है और यहां पर 0.5 है, सर ये समझ में नहीं आया। अरे 0.14 को क्या मैं 0.10 बोल दूं थोड़ा सा कम करके, है 0.5 को मैं 0.50 लिख दूं ऐसे, तो लगभग देखना यार 0.10 से 0.5 डिफरेंस है कि नहीं है? यस डिफरेंस है। लेकिन कई बच्चों को लगता है सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा है 3.3% और यहां पर तो बहुत थोड़ा है। यही तो हमारी एनसीईआरटी गड़बड़ी करती है। एक्चुअली एनसीईआरटी को पता क्या लिखना चाहिए था? एनसीईआरटी को लिखना चाहिए था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों लिखने चाहिए थे कि ये चारों तत्व जो है ये ज्यादा है किसमें? सजीवों में ज्यादा है किससे? निर्जीवों से। गलती कर बैठे क्या, सिर्फ 2 लिख दिए, चारों लिखने चाहिए थे, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है किसमें? स्टूडेंट्स में, कि सर ये भी तो ज्यादा है। नाइट्रोजन यहां पर बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, यहां पर 3.3%, यहां 46%, यहां 65%, तो उस हिसाब से तो सर यहां पर ये जो है ये तो बिल्कुल कम है और ये बहुत ज्यादा है, तो चारों लिखने चाहिए थे। और इसके साथ साथ तो फिर सल्फर भी लिखना चाहिए था, है ना, लिखना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से जो सही तरीका होता, जो लिखना चाहिए था एनसीईआरटी को, वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी लिखना चाहिए था। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मिस्टेक्स नहीं है ये, इसको मैं मिस्टेक नहीं बोलूंगा, इसको मैं इनकम्प्लीट बोलूंगा। कि अगर यहां पर ये चारों तत्व लिखे होते और इनके साथ सल्फर भी लिखा होता तो ये कंप्लीट होता कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये 5 लिखते। ये पांचों तत्व जो हैं ये सजीवों में ज्यादा हैं किससे? निर्जीवों से। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते दोस्त, क्वेश्चन बनेगा तो ये 2 तत्व आपने याद रखने हैं।
बोल, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलें आगे, ये था दूसरा बिंदु। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? चले अब आगे बढ़ते हैं। अब तुमने ये जो टेबल देखिए, इस टेबल के थोड़ा नीचे देखिएगा, आपको एक वैज्ञानिक का नाम दिखाई देगा। आपको इस टेबल के नीचे एक वैज्ञानिक का नाम दिखाई देगा, CN राव द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आप जानते हैं CN राव कौन है? नाम सुना है CN राव? ये है CN राव। ये CN राव है, हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे। मैं तो नहीं मिल पाया था क्योंकि बहुत भीड़ हुई थी उस टाइम पे। पता है क्यों? जानते हो इनको? ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है, पता है इंडिया के। क्यों? क्योंकि इनको भारत रत्न मिला था। आपको पता होना चाहिए, 2014 में इनको भारत रत्न मिला था, CN राव। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं CN राव। हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, तांता लग गया था भाई साहब, इतनी भयंकर भीड़ हुई थी। भारत रत्न से सम्मानित हैं। और इनकी एक बुक थी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। क्या? इन्होंने एक बुक छापी थी जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। और उस अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री जो बुक जो इन्होंने छापी थी, उस प्रकाशन जो यहां पर लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय जो था, उस विश्वविद्यालय में इन्होंने छापी थी, हैदराबाद में है। उस बुक से ये डाटा लिया गया है। तो आपकी NCERT ने ये जो डाटा लिया है, ये एक वैज्ञानिक की पुस्तक में से लिया। उस वैज्ञानिक का नाम है CN राव, जो 2014 में जिनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। वहां से ये डाटा लिया गया है, ये याद रखना। सर कौन सी यूनिवर्सिटी थी मेरे भाई? यहां पर बेटा हैदराबाद यूनिवर्सिटी थी। कौन सी? हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हाँ जी, ठीक है सर। क्या ये अभी जिंदा है? हाँ बेटा, ये तो जिंदा है। इनकी मृत्यु हो गई थी 2001 में। ये जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 2001 में। चले मेरे भाई आगे बढ़े, चले आगे। यहां तक की बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है, एक काम करिए, जरा जल्दी से मेरे सामने फटाफट इसको पढ़िए, बिना अपने हाथों को जोर दिए हुए। हाथों को जरा पीछे रख लीजिए और एक बार इसको पढ़िए। जरा एक बार पढ़िए, आराम से पढ़िए। पूरा टाइम दे रहा हूं आपको पढ़ने का। हाँ जी सर, मेरे पास NCERT नहीं है। कल तरीका बताया था डाउनलोड करने का, क्लास लिया करो। पढ़िए 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 पढ़िए। प्रियांशी गुजर, सर ये नोट्स में लिखें। सब कुछ लिखना है नोट्स में, कुछ नहीं छोड़ना है। सभी सजीव समान एवं यौगिकों से बने होते हैं। यदि हम एक पादप ऊतक, जंतु ऊतक या जीवाणु का विश्लेषण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है। यदि हम अजीवित पदार्थ जैसे पृथ्वी का विश्लेषण करें, यानी चट्टान पृथ्वी है ना, इसका विश्लेषण करते हैं तो समान रसायन प्राप्त होते हैं। यानी जो सजीव के अंदर मिल रहे हैं वही निर्जीव के अंदर मिल रहे हैं। यदि गहन विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा सजीव में पृथ्वी की तुलना में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है। यही मैंने आपको बताया था, इतनी सी लाइन मैंने आपको बताई। अभी तक मात्र 2 बिंदु बताए हैं। यहां से यहां तक इन दोनों बिंदुओं में किसी को कोई तकलीफ थी? यहां से यहां तक कोई कंफ्यूजन था? नहीं ना। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज देख, जो ये चीज लिखी है उसी चीज को यहां पर भी लिखा हुआ है, सेम टू सेम चीज लिखी हुई है। बस फर्क इतना सा है, ये NCERT की लाइनें हैं जो आपकी NCERT में लिखी हुई है। तो जो कह रहे थे ना NCERT नहीं है हमारे पास, NCERT की लाइनें हैं यहां पर। डन। सेम टू सेम चीज लिखी हुई है। आप जब आज इसको पढ़ेंगे तो सेम टू सेम चीज लिखी हुई है। कार्बन, हाइड्रोजन जो है उनकी मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। सेम टू सेम वही चीज लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं तीसरा बिंदु। अब तीसरा बिंदु पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है? चैप्टर का नाम क्या है? सर चैप्टर का नाम है जैव अणु। सर जैव अणु को हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, नाम आते ही क्या आपके दिमाग में ये वर्ड आ रहा है? लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉपर हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे जो 11th क्लास के भी होंगे, या कई ऐसे बच्चे हैं जो 12th क्लास के भी होंगे, कई ऐसे ड्रॉपर भी होंगे जिनको ये चैप्टर आसानी से समझ में नहीं आता है। तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तीसरा बिंदु जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भैया रासायनिक तत्व कितने हैं।
मैंने आपसे पूछा कि भैया रासायनिक तत्व जो हैं, जो रसायन जो होते हैं वो कितने हैं? आपने बोला 118 है। मैंने कहा ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 दिया है, ठीक है। अब मैंने कहा तूने कोशिका चैप्टर पढ़ा? तुमने बोला हाँ सर। मैंने कहा आरंभ 1 में पढ़ा? तुमने कहा हाँ सर। आरंभ 2 में पढ़ा? तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या कोशिका के अंदर कोई कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य नामक कोई चीज थी? प्रोटोप्लाज्मा। क्या कोशिका के अंदर जीव द्रव्य नामक कोई चीज थी? या कोशिका जो है जिस द्रव्य से बनी होती है उसको हमने जीव द्रव्य बोला था? जीवन 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 किस में मिलता है? कुछ जीव द्रव्य में मिलता है। याद कर, प्रोटोप्लाज्म है। याद कर, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली, जिसमें कोशिका द्रव्य, जिसमें केंद्र, केंद्र के अंदर द्रव्य, ये सारी चीजें इंक्लूड थी। कोशिका भित्ति इंक्लूड नहीं थी। याद कर, क्या जीव द्रव्य में कोशिका भित्ति को इंक्लूड किया था? नहीं, कोशिका भित्ति को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि वो एक निर्जीव भाग होता है जो डिपोजिशन से बनता है। सो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य? हाँ सर। अब मेरा प्रश्न अगला ये है कि बेटा आपने बोला कि टोटल 118 तत्व मिल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। क्या 118 के 118 जीव द्रव्य में मिलते हैं? क्वेश्चन ये था कि सर हमारी केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट दिए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारी कोशिका में तत्व मिलते हैं? आपने बोला हाँ। मैंने पूछा कितने? ये 118 जो मिलते हैं सारे के सारे मिलते हैं? नहीं। कितने मिलते हैं? सर इन 118 में से 34 तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 34 तत्व पाए जाते हैं। 34 एलिमेंट्स हमारे जीव द्रव्य में रिकॉर्डेड है अब तक। क्या अब तक कितने एलिमेंट्स रिकॉर्डेड हैं? 34 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे जीव द्रव्य में पाए गए हैं। ओके सर। अब इधर देख, ध्यान से सुन, बातें मत करना प्लीज। ये जो 34 तत्व हैं, इन 34 तत्व में से पर्टिकुलरली 16 तत्व किसमें? जंतु कोशिका, और लगभग 17 तत्व जो हैं वो पादप कोशिका। सोलह ऐसे तत्व हैं जो जंतु कोशिका में, और 17 ऐसे तत्व हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और ये तत्व जो होते हैं, ये 16 से 17 तत्व जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या सर? वापस से बताइए। मैंने कहा वापस से सुन। टोटल कितने तत्व सर कोशिका में? कोशिका में टोटल कितने तत्व? कोशिका की अगर मैं बात करूं तो कोशिका में कितने तत्व पाए जा रहे हैं सर? 118 में से 34 पाए जा रहे हैं, और उन 34 में से लगभग 16, 17 किसमें पाए जा रहे हैं? कोशिका में पाए जा रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? आवश्यक। आवश्यक का मतलब जिनके बिना जीवन अधूरा है, यानी उनका होना जरूरी है। अनामिका पूछ रही है सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेरी गुड बेटा। क्या बोला हमने? कोशिका जो है, उस कोशिका के अंदर 118 तत्व में से कितने पाए जा रहे हैं सर? 34 तत्व पाए जा रहे हैं। उन 34 में से लगभग 16-17 ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक हैं, जो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए। तो बाकी सर, बाकी जो तत्व जो होंगे, रिमेनिंग जो तत्व जो होंगे, वो कहां जाएंगे? लगभग 17-18 तत्व जो होंगे। कितने? 17 से 18 तत्व जो होंगे। क्या हम उनको आवश्यक नहीं बोलेंगे? क्या हम उनको आवश्यक नहीं बोलेंगे? नहीं, हम उनको आवश्यक नहीं बोल रहे, हम उनको सहायक बोल रहे हैं। सहायक तत्व। बोल, इतनी सी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? वापस से सुन, फिर से सुन। मैंने बोला मेरी एक कोशिका या प्लांट की एक सेल की अगर मैं बात करता हूं, तो उस कोशिका में जो जीव द्रव्य मिलेगा, उस जीव द्रव्य में टोटल 118 तत्व हैं केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में। उस 118 में से कोशिका में कितने मिलते हैं? आपने बोला 34 मिलते हैं। अब उन 34 में से लगभग 16-17 ऐसे हैं जिनका होना जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो कोशिका कार्य नहीं करेगी, खत्म हो जाएगी। तो उसके अलावा जो तत्व मिल रहे हैं, फिर वो क्या वो अगर ना मिले तो चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलेगा। तो क्या मैं इनको आवश्यक तत्व बोलूंगा कि सहायक तत्व बोलूंगा? सर ऐसे तत्वों को हम बोलेंगे सहायक तत्व। अब बात आ रही है इसकी, इंपॉर्टेंट है ये वाले,
क्योंकि इनके बिना तो जीवन अधूरा है। ये जो 16 से 17 जो तत्व हैं, इनके बिना जीवन अधूरा है। तो ये लगभग 16 से जो 17 तत्व हैं, आवश्यक तत्व, इनको हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सारा चैप्टर का आधार यहीं पर ही है। ये लगभग 16 से 17, हम 16 लेकर चल रहे हैं क्योंकि पादपों की बात ना करते हैं, बेसिकली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, मानव शरीर की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली जंतु कोशिका में कितने हैं? 16 है। तो उस आधार पर मैंने क्या बोला, 16 ये जो आवश्यक तत्व जो है, इनको हमने 3 श्रेणी में बांटा है। कितनी श्रेणी में बांटा है? 3 श्रेणी में बांटा है। सबसे पहली जो श्रेणी है उसको हम बोल रहे हैं अनिवार्य। सबसे पहली जो श्रेणी है उनको हम बोल रहे हैं अनिवार्य तत्व। क्या सर ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है? A to Z चीज आपने पढ़नी है, A to Z चीज आपने पढ़नी है। दूसरा है अधातु तत्व, और तीसरा है धातु तत्व। ठीक है, अब पहले तो मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चे ये वर्ड जानते हैं? मेरे ख्याल से सभी वर्ड जानते होंगे। मेटेलिक एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, असेंशियल या अनिवार्य। इसको अनिवार्य ही रहने देते हैं, सिंपल। अब आप मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों ने ये मेटल वर्ड सुना है, धातु तत्व सुना है? जरा सोच, जल्दी से मुझे बता, क्या होते हैं धातु? क्या होते हैं धातु? जरा जल्दी से मुझे बताएं। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना? हाँ सर पढ़ते हैं। क्या होते हैं धातु? वो जो चमकीले होते हैं, वो जिन पर अगर कुछ ठोस चीज से हमला किया जाए तो टन आवाज आती है। यही पढ़ा है ना सर? ये तो बेसिक सी चीज है। इंपॉर्टेंट क्या है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। और अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या ये सारी बातें आपको पता है? तो हां भरिए, फिर आगे चलते हैं। क्या ये सारी बातें आपको पता है? तो बताइए, क्या ये सारी बातें पता है? सिंपल सी बात, अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। पता है सभी को? सभी जानते हैं अच्छे तरीके से। अब बात आ रही है, जो 16 तत्व थे, इन 16 में से 3 ऐसे तत्व हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 ऐसे तत्व हैं जिसके बिना कोई सजीव जिंदा नहीं रह सकता। आयुष राठौड़ बोल रहे हैं, सर ये समझ नहीं आ रहा है कि लिखें क्या? आप समझ नहीं आ रहा है। कंटिन्यूअसली स्पैम किया जा रहा है आयुष राठौड़ कि समझ नहीं आ रहा है, लिखें क्या, क्या करें? भाई तू पहले सुन ले, उसके बाद जब क्लास एंड हो जाए तो इसी चीज को वापस से रिपीट करके अपने नोट्स बना लियो। ठीक है, ये 3 ऐसे तत्व हैं, ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। तू जिंदा है ना आयुष? तो क्यों जिंदा है? क्योंकि तेरे अंदर ये 3 अनिवार्य तत्व मिल रहे हैं। अगर ये नहीं मिलेंगे तो कोई भी सजीव इस पृथ्वी पर जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि जीव द्रव्य जो होता है, इस जीव द्रव्य में जो 34 तत्व मिलेंगे, उन 34 तत्व में से इन 3 का अनिवार्य होना जरूरी है। ये 3 अनिवार्य रूप से मिलेंगे। और ये जीव द्रव्य का, मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये जीव द्रव्य का 90 से 93% पोर्शन बनाते हैं। किसका? जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य का 90 से 93% पोर्शन जो है वो कौन बना रहे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बता, इतनी सी बात, लल्लू सी बात, किसको समझ में नहीं आएगी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो 90 to 93% पोर्शन बना रहे हैं। किसका? हमारे जीव द्रव्य का। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? अनिवार्य तत्व बोल रहे हैं। सर 16 में से 3 तो ये हो गए, बाकी? अब बाकियों को याद कैसे करें? बाकियों को याद करने का मेरे पास एक छोटा सा तरीका है, नकल कर पर समझ कर। क्या बोला हमने? नकल कर पर समझ कर। नकल कर पर समझ कर। सोच, नकल कर पर समझ कर। नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। बेटा पादप में 16 हैं,
जंतुओं में 16 तो है ही है, उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा होता है जो आएगा बाद में, तब बताऊंगा। 16 तो जो जंतु में 16 है वो तो पादप में भी है, उसके अलावा 16 + 1 एक जरूरी है किसमें, पादप में, ये बोल रहा हूं मैं। डन। ये जो है ना 17 18 ये अलग है। हाँ भाई, ये 3 जो थे इनको हमने क्या बोला, जीव द्रव्य के अनिवार्य तत्व। अधातु तत्व, ये अधातु तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये है कौन से, अधातु तत्व। अभी ये भी बता दूंगा सहायक कौन से होते हैं, पहले इधर फोकस कर। याद कैसे करना है, नकल कर पर समझ कर, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। नकल कर पर समझ कर भाई, ऐसे मत कर। ये जो 4 जो होते हैं ये लगभग कितना परसेंट पोर्शन बनाते हैं, 3% पोर्शन बनाते हैं किसका, जीव द्रव्य का। ये जीव द्रव्य में 3% पोर्शन बनाते हैं इन तत्वों में से। ये जितने भी तत्व मिलेंगे उसमें 92 93% तो ये तीनों मिलेंगे, 3% ये मिलेंगे। अब कितने रह गए सोच, 3 और 4, 4 3 7 हो गए, 16 में से 7 तो ये हो गए, बचे कितने, 9। अब ये जो 9 है ये कैसे याद करें, इसका भी तरीका है मेरे पास, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने कन्हैया नाम सुना है, हाँ सर कन्हैया हमने नाम सुना है। कान्हा नाम सुना है, हाँ सर कान्हा हमने नाम सुना है। ठीक है, तो कान्हा, KNA मीन्स कान्हा या कन्हैया, ध्यान से सुनना, कान्हा या कन्हैया मांगे मोमोज, कन्हैया मांगे मोमोज, क्योंकि जान काफी है। क्या बोला हमने, कन्हैया, KNA मतलब कन्हैया मांगे मोमोज, क्योंकि CU मीन्स क्योंकि जान काफी है। कन्हैया के अंदर, कृष्ण के अंदर जान बहुत है, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, मोमोज। मोमोज की जगह आप मोदक भी कर देंगे तो चलेगा, मोदक मीन्स लड्डू। क्या आपने मेरे साथ साथ ये निमोनिक लिखा, क्या आपने मेरे साथ साथ ये निमोनिक लिखा, हाँ जी, 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ जी, हाँ जी, एक रह गया यहां पर, कान्हा मांगे मोमोज क्योंकि जान काफी। एक रह गया वो मैग्नीज है। अब मैग्नीज को यहां पर कहीं बीच में अगर फिट बैठे तो लगा लीजिएगा। एक जो रह गया था यहां पर, कौन रह गया था, मैग्नीज रह गया। तो उस मैग्नीज को अगर यहां पर लगाना है तो यहां पर कहीं पर अगर फिट बैठ जाए तो आप लगा लीजिएगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। कान्हा का मन मांगे, कान्हा का मन मांगे मोमोज, ऐसे कर लो। कान्हा का मन मांगे मोमोज क्योंकि जान काफी है, ऐसे कर सकता है। बात है याद करने की, जैसे भी याद करना है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए बेटा जी, ये हमारे 16 हो चुके हैं। 9 और 3 12 और 4 16, तो टोटल कितने हो गए हैं, 16 हो गए हैं जी। ये थे 90 to 93% पोर्शन बना रहे थे, ये 3% पोर्शन बनाते हैं। और ये जो लगभग 9 जो है ये लगभग 5% पोर्शन बनाते हैं किसका, हमारे जीव द्रव्य में तत्वों का। क्या ये डाटा याद रह सकता है, बोलिए, क्या इतना सा डाटा आप याद रख सकते हैं? क्या ये याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है दोस्त, ये सारा डाटा आपने याद रखना और आराम से याद हो जाएगा। भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके लिए कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है। ये तो आपके अनिवार्य तत्व है, इनके बिना जीवन अधूरा है। इसका आप आराम से याद कर सकते हैं। नकल कर पर समझ कर,
कान्हा का मन मांगे मोमोज, क्योंकि मीन सी यू, क्योंकि जान काफी है। खत्म। सो ये थे धातु तत्व, ये हैं अधातु तत्व और ये हैं अनिवार्य तत्व। ये बताना जरूरी था। क्यों सर? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन। कितने बिंदु हो गए भैया? ये हमारा तीसरा बिंदु था। इस तीसरे बिंदु में मैंने आपको यह बताया कि जो रासायनिक तत्व जो होते हैं, जो एक कोशिका के जीव द्रव्य में जो मिल रहे थे, वो टोटल कितने मिल रहे हैं? 34 मिल रहे हैं। अब ये जो 34 जो थे, इनमें से 16 याद कर ले, कंफ्यूजन अगर होएगा, 16 तत्व जो है वो कोशिका के मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो 16 तत्व जो है ऐसे याद कर ले, क्योंकि मेरे को पता है थोड़ा सा इधर उधर किया तुम लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है। तो 16 जो थे वो किस में मिल रहे हैं? कोशिका के मिल रहे हैं, कोशिका में मिल रहे हैं। 16 जो है वो कैसे हैं? आवश्यक हैं, और बाकी जो लगभग कितने रह गए? 18 जो है वो सहायक है। अब 18 जो सहायक है वो कौन कौन से? जैसे तूने अभी नाम सुना, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, सेलिनियम, है ना। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो जरूरी नहीं है हर कोशिका में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मिल गए किसी ना किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, तो इसलिए हमने उनको क्या बोला? सहायक बोला। ये जो है ये आवश्यक है। ये जो 16 जो है, ये 16 जो है ये आवश्यक है, इनका होना अनिवार्य है। किसमें? कोशिका में। ठीक है जी, कोशिका में इनका होना अनिवार्य है, कोशिका में इनका होना अनिवार्य है। ये जो 16 आवश्यक थे, 17वां जो था पादप कोशिका में जो था वो निकल होता है। मैंने गलती से यहां पर लिख दिया निकल। वो जो 17वां जो होता है पादप कोशिका में, वो कौन सा होता है? निकल होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर ये क्यों बताया? ये जो आपने यहां पर 16 आवश्यक तत्व बताए हैं, ये क्यों बताए थे? आइए, चौथा बिंदु जो है वो ये है, ये जो 16 आवश्यक तत्व थे, अब ये 16 आवश्यक तत्व जो है, इनमें से कुछ, वापस से चार्ट बनाना है, कुछ मुक्त आयन के रूप में मिलते हैं। जैसे भैया पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन, कैल्शियम आयन, ये क्या है? जरा सोच, यही थे ना तत्व। सोच, ये तत्व तेरे को दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। क्या ये तत्व तेरे को आयनिक रूप से दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर। क्लोरीन, मैग्नीशियम, इनमें से कुछ कैटायन है, कुछ एनायन है। यानी ये जो 16 तत्व जो हमने यहां पर लिखे हैं, इनमें से कुछ मुक्त आयन के रूप में भी हो सकते हैं, और कुछ जो है वो क्या करेंगे? ध्यान से सुनना। बहुत सीधा सा बिंदु मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी ने परमाणु नाम सुना? हां सर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। आपने बोला ठीक है जी, मॉलिक्यूल। अणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं जी, कंपाउंड। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते ना। जैसे कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। ये किसका एटम है? सर ये कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। अगर ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो ये मिलकर क्या बनाए? सर एक मॉलिक्यूल बनाए हैं। अब ये एटम मिलकर अगर मॉलिक्यूल्स बनाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। जैसे क्या बनाया हमने? सेल्यूलोज बना दिया, जिसमें 6000 से लेकर लगभग 11000 क्या होते हैं? ये ग्लूकोज होते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज क्या बन गया? एक कंपाउंड है कि नहीं है? एक यौगिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो जरा बुद्धि लगाइए, इतनी सी बात, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि परमाणु मिलकर क्या बनाता है? अणु मिलकर क्या बनाता है? यौगिक। मैंने यही तो लिखा कि कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, ये एटम्स मिलकर क्या बनाए? मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है किसका मॉलिक्यूल है? सर ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ऐसे लगभग 6000 से लेकर 11000 ग्लूकोज अगर जुड़ जाएं, कितने? लगभग 6000 से लेकर 11000 ग्लूकोज अगर जुड़ जाए तो क्या बनेगा? एक कंपाउंड बन रहा है, एक यौगिक बन रहा है। भाई कोई बता दो नोट्स कैसे बनाने हैं? सर जी क्या एनसीईआरटी को भी लिखना है क्या? नहीं यार, एनसीईआरटी लिखना है।
बेटा पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप मेरी बातों को गौर से सुनते हैं जब मैं कोई चीज बोल रहा हूं? जब मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो क्या आप उस चीज को ध्यान से सुनते हैं? कोई चीज कही जा रही है तो क्या आप उस चीज को ध्यान से सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में ये सारी चीजें लिखते जाएंगे। क्यों लिखते जाएंगे? जहां एनसीईआरटी आएगी मैं ऑटोमेटिकली एनसीईआरटी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा, उसके पॉइंट्स में आपको बताता रहूंगा। जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया कि नहीं बताया जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहां से प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, यहां पर भी लिखा हुआ, बता दिया ना। तो प्लीज थोड़ी सी चीजों को समझो यार, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करो कि टीचर अगर कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान से सुन लें। ध्यान अगर तुम्हारा बातों में होएगा, चैटिंग में होएगा, मैसेज में होएगा, टाइपिंग में होएगा, तो कैसे चीज समझ में आएगी? कैसे नोट्स बनाएगा फिर? ठीक, समझ में आ गया बेटा जिसने भी कमेंट किया था? चल वापस से आते हैं। क्या बोला मैंने बोला एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इन कंपाउंड में, क्या, ध्यान से सुन, क्या इन कंपाउंड में तत्व हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी से मुझे बता, क्या इन कंपाउंड में, क्या इन यौगिकों में तत्व हैं? विनीत कह रहा है सर हमको नींद आ रही है। वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। बताइए क्या इन यौगिकों में तत्व हैं? ये कौन है मेरे भाई? ये तत्व है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये जो तत्व जो है या तो मुक्त आयन के रूप में मिलेंगे या ये क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। क्या इतनी सी बात को कनेक्ट कर पाया? इतनी सी बात को समझ पाया? दिल से दिल मिल पाया? क्या बोला, ये जो 16 ये जो तत्व तूने लिखे हैं, ये 16 तत्व या तो आयनिक रूप में होंगे, आयंस के रूप में होंगे, या ये तत्व मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और वो मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। तो मैंने बोला ये 16 तत्व या तो आयन के रूप में होंगे या यौगिक के रूप में होंगे। डन। अब प्रश्न आ रहा है सर यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा कौन से? तूने बोला सर एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम सुना होगा तुमने अंग्रेजी में कई बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना? सुना है ना? हाँ सर। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। यस सर, बिल्कुल सुना है। नहीं विनीत नेगी, तुम नहीं हो, वो सिर्फ विनीत नाम से था, है? तो जरा सोचिए, यौगिक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। अब सर इनमें क्या डिफरेंस होता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? वेल डन लोकेश राहुल, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से मुझे बताओ, कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन मिलती है ना, है ना, है ना? जिनमें क्या मिलेगी सर? जिनमें कार्बन मिलेगी। क्या मिलेगी? जिनमें कार्बन मिलेगी। है क्या सही बोला मैंने? बोल, क्या मैंने सही बोला कि जिनमें कार्बन मिलेगी वो कार्बनिक पदार्थ? नहीं। ऐसे तो फिर बेटा फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी फिर कार्बनिक पदार्थ नहीं हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो क्या मिल रही है? कार्बन मिल रही है। ऐसे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी कार्बनिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी तो कार्बन मिल रही है। तो याद रखना, कार्बनिक पदार्थ वो नहीं होते जिनमें कार्बन मिलती है। कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला मिलती है। किसकी? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। अब किसी को यह नहीं पता हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला क्या होती है, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मुझे बस इतनी सी बात बता। कार्बन हाइड्रोजन नाम सुना है तूने? ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला अगर मिलती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन मिलती है, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन।
भूलना जाना। अरे नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो वर्ड किससे, हाइड्रोजन से, कार्बन किससे, कार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन की जिसमें श्रृंखला मिलती है उनको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब आप बोलेंगे सर कौन से होते हैं कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? मैंने कहा आइए, कौन सा बिंदु हो गया? ये चौथा बिंदु था, पांचवा बिंदु। क्या बोला हमने? हमने बोला यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तुमने बोला कौन से? मैंने बोला दो। तुमने बोला कौन से? मैंने बोला एक होते हैं कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक। सिर्फ एनसीईआरटी रट लेने से आपको लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। सिर्फ ये सोच लेना कि हमारे मार्ट साहब ने तो ये बोला था एनसीईआरटी से पेपर आता। हाँ आता है, लेकिन उस एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझना भी तो पड़ेगा चीजों को। कब तक रटेगा? एक दिन रटेगा, 2 दिन रटेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा। तो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें क्या होती है? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। मैंने यहां पर बता दिया। इन अकार्बनिक क्या होते हैं? जिसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला नहीं होती। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? अकार्बनिक। जिनमें होती है उनको बोलते हैं कार्बनिक। सर एग्जाम्पल? मैंने कहा सबसे पहला एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला अभी नहीं बताऊंगा, सिंपल याद रखना। कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा होता है प्रोटीन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बेसिकली नाइट्रोजन होता है। फिर होता है लिपिड, जिसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें भी ये तीनों होते हैं। और फिर होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, आपने नाम सुना होगा। इनको हम क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये 5 होते हैं। तो अब आप मुझे बताइएगा, इन चारों को देख, आराम से देख, क्या इन चारों में तेरे को कार्बन, हाइड्रोजन दिख रही है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर और हाँ सर। तो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जिसके अंदर मिलेगी वो क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। सर अकार्बनिक यौगिक? सर अकार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल? बेटा अकार्बनिक यौगिक का एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं यहां पर। क्या? अकार्बनिक का एग्जाम्पल देने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है। क्या? इन चारों में से ध्यान से सुनना, इन चारों में से, 5वां बिंदु यहां पर लिख देता हूं, इन चारों में से हमारे कोशिका द्रव्य में 10 to 15% कौन मिलता है? प्रोटीन मिलता है। कितना? 10 से 15% कौन मिलता है? प्रोटीन मिलता है। याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। 5 से 7% कौन मिलता है? न्यूक्लिक अम्ल मिलता है। कार्बोहाइड्रेट 3% मिलता है और लिपिड 2% मिलता है। क्या ये सर परसेंटेज याद रखनी है? क्या ये परसेंटेज याद रखनी है? बिल्कुल याद रखनी है ये परसेंटेज। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। कहां दी हुई है गुरुजी? ये देख, आजा 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 आजा, जरा देख, यहां पर फोकस कर। देख प्रोटीन कितना दिया हुआ है? 10 to 15% प्रतिशत ऊपर लिखा हुआ है। 10 to 15% कौन है? प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट्स कितना है? 3% है। लिपिड कितना है? 2% है। और न्यूक्लिक अम्ल कितना है? 5 से 7% है। क्या ये याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। सर बाकी नहीं बताया आपने? अरे पहले इसको तो समझ ले, बाकी भी आने वाला है। बोल, क्या इतनी सी बात तेरे को समझ में आ गई? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसीलिए
तुमने बोला क्या ये लिखना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहां पर स्टार बना दिया था। बिल्कुल लिखना जरूरी है दोस्त यहां पर कि ये 4 कौन है आपके, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और एक सेल के अंदर कितना परसेंट में होते हैं, जीव द्रव्य में कितने प्रतिशत में होते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन मिलता है, प्रोटीन मिलता है 10 to 15%। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%, थर्ड नंबर पर कार्बोहाइड्रेट 3%, फोर्थ नंबर पर लिपिड 2%। इतना याद रखना है। नहीं दिख रहा गोविंद उपाध्याय? हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। अब आ जाते हैं किस पे, अकार्बनिक पदार्थ पे। अकार्बनिक पदार्थ क्या हो सकते हैं बेटा, जल। सोच जल, क्या जल, वाटर कार्बनिक यौगिक है? दिमाग लगा, क्या जल, क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ जी, क्या ये कार्बन, क्या इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला मिल रही है? नहीं मिल रही ना, तो याद रखना ये अकार्बनिक तत्व है। सर ये एक सेल के अंदर कितना होता है? तो बेटा ये एक सेल के अंदर अभी अभी आपने देखा था 70 to 90% जो मिलता है एक सेल के अंदर, वो कौन मिलता है, वाटर मिलता है। याद रखना, भूल ना जाना। दूसरा, और क्या हो सकता है अकार्बनिक? सर एक तो जल हो गया, और क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, क्या आपके अंदर गैसें हैं? क्या आपके अंदर गैस है? गैस, क्या आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आपके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें हैं? हाँ है। तो क्या गैस अकार्बनिक है? हाँ है। क्या आपके अंदर लवण मिल रहे हैं? लवण, सोच, तुम्हारे अंदर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, क्या ये मिलते हैं? हाँ सर मिलते हैं। तो गैस और लवण, जैसे गैस लिख देते हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, लवण लिख देते सोडियम क्लोराइड, सिंपल सा एग्जांपल। ये क्या है? सोच, क्या ये भी ये कार्बनिक है? नहीं सर, ये भी अकार्बनिक है। सर ये कितने प्रतिशत मिलते हैं? बेटा ये लगभग 2% मिलते हैं। एक सेल के अंदर लगभग 2% कौन मिलते हैं आपके, ये मिलते हैं। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइए, इससे पिछले वाले बिंदु में क्या मैंने आपको 16 आवश्यक तत्व बताए थे? 16 आवश्यक तत्वों में से कुछ किस रूप में मिल रहे थे? मुक्त आयन के रूप में मिल रहे थे, कुछ यौगिक के रूप में मिल रहे थे। इसी चार्ट को अगर मैं यहां पर ऐड करना चाहूं तो इधर देखिएगा, 16 आवश्यक तत्व। 16 आवश्यक तत्व जो थे उनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा। एक हमने बोले क्या बेटा जी, यौगिक, और एक हमने बोले मुक्त आयन। मुक्त आयन जो थे उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, यहां पर लिखे हैं ऑलरेडी। ये मुक्त आयन एक कोशिका के अंदर कितने प्रतिशत में होते हैं? तो 1% पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, मुक्त आयन का होता है। क्या ये याद रखना है? अब इधर ध्यान से सुन, क्या क्या चीजें याद रखनी है, जिसको मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं वो जरूर याद रखना है। 1% कौन है, मुक्त आयन है। कार्बनिक में आपको ये सीधा सीधा याद रखना है 3%, कार्बोहाइड्रेट 10 to 15%, प्रोटीन 2%, लिपिड 5 से 7%, आपके न्यूक्लिक अम्ल, जल 70 to 90%। ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो जो यहां पर पिंक हाईलाइटेड हैं ये सारे के सारे आपने याद रखने। अब आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको फटाफट वापस से दिखा देता हूं, एक बार देख ले। कार्बनिक में ये इतना परसेंटेज में है, जल 70 to 90% है, मुक्त आयन 1% है। फटाफट देख तेरी एनसीईआरटी में क्या यही डाटा लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था, देख ले तेरे सामने। 70 to 90% कौन है? सर जल है। प्रोटीन 10 to 15%, न्यूक्लिक अम्ल 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, आयन कितना बताया था? मुक्त आयन 1%।
तो ये चीजें आपको बिंदु दर बिंदु सारी की सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी दोस्त मेरे साथ साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, बेसिक से चीजों को नहीं समझेंगे तो ये चीरता हुआ चला जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह कैसे हो जाएंगे, टकले हो जाएंगे। गर्मी लग रही है, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है मेरे भाई। सर पढ़ने में मजा आ रहा है, वेल डन, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़े। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी। चलें आगे। अब हम बात करते हैं किनकी, कार्बनिक पदार्थों की। किसकी बात करने वाले हैं? कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक की बात करने वाले। कौन सा बिंदु था मेरे भाई? ये था 5वां बिंदु। छठे बिंदु पर आते हैं। छठा बिंदु जो है वो है कार्बनिक यौगिक की। बेटा ये जो कार्बनिक यौगिक जो है, अगेन हम इन कार्बनिक यौगिक को फिर से 2 भागों में बांटते हैं। सर क्या चैप्टर स्टार्ट हो गया? नहीं, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। चैप्टर का नाम क्या है? जैव अणु। अभी तक जैव अणु का मीनिंग तक नहीं पता। हमें बेसिक से चीजें क्लियर करनी है। सर ये कार्बनिक यौगिक तो समझ में आ गया। कार्बनिक यौगिक ये 4 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला मिलती है। ये हमारे 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। अब कार्बनिक यौगिक को वापस से 2 भागों में बांट दिया। हाँ जी, मैंने बोला एक है सूक्ष्म कार्बनिक यौगिक और एक है दीर्घ कार्बनिक यौगिक। ये क्या है सर? एक को हम बोलेंगे माइक्रो। अच्छा, सूक्ष्म कार्बनिक यौगिक जिन अणुओं से बने होंगे। यौगिक किससे बना होता है? अणुओं से ना। जिन अणुओं से बने होंगे उनको हम सूक्ष्म अणु बोल सकते हैं, सूक्ष्म अणु। और जो दीर्घ होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? दीर्घ अणु। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ रही है बात समझ में? अभी भी नहीं आई है तो ऐसे कर ले भाई, और सिंपल तरीके से मेरे भाई, ले मेरे भाई, और सिंपल तरीके से। भाई हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बनिक यौगिक पढ़ने वाले, ये पढ़ने वाले हैं। हाँ सर। अब ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, यौगिक किससे बना होता है? यौगिक किससे बना होता है? अभी तेरे को थोड़ी देर पहले बताया था। यौगिक किससे बना होता है? अणुओं से। मैंने बोला ये जो कार्बनिक यौगिक है ये 2 प्रकार के अणुओं से बने हुए। एक है सूक्ष्म अणु और एक है दीर्घ अणु। एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक है मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सूक्ष्म अणु और एक होते हैं दीर्घ अणु। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुनना, इनको पढ़ने से पहले इस चैप्टर का नाम है जैव अणु। क्या? इस चैप्टर का नाम है जैव अणु। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज जैव अणु। तो याद रखना, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? जैव अणु बोलते हैं। क्या सर? मैं एक सजीव हूं और मेरे अंदर जितने भी कार्बनिक यौगिक मिलेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जैव अणु कहलाएंगे। यानी प्रोटीन का अणु जैव अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारे के सारे क्या है? जैव अणु है। हाँ जी, मोहम्मद हसनैन, अभी समझ में आ रहा है मेरे भाई तुमको? हाँ जी, क्या अभी समझ में आ रहा है? सर आप स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखते हैं? बेटा हम नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको। आप छठी कक्षा में नहीं है कि आपको बोर्ड की प्रिपरेशन कराएं। ठीक है, क्योंकि आज तक आपने पढ़ाई ऐसे करी है, रट्टा मार तोता बन जा, है ना? रट्टा मारो, टीचर लिखवाएगा, स्टेटमेंट लिखवा दी, रट्टा मार
बस हो लिया काम। जिंदगी में इससे कुछ नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह कर। हर साल मुझे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ये चीज समझानी पड़ती है कि बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, नकल नहीं कर रहे हो, ठीक है। नकल करनी है, मार्केट में जा, इतने सारे तेरे को नोट्स मिल जाएंगे, टॉपर्स के नोट्स मिल जाएंगे, तू रट्टा मार, वहां से स्टेटमेंट ले, तेरे को जितनी डेफिनेशन याद करनी है कर, तेरे पास बुक है, तेरे पास कुंजी है, सब कुछ है, वहां से रट। लेकिन बुक में इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा जिस तरीके से एक एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझो चीज को। आइए, कार्बनिक यौगिक जो है बेटा, उनको हम दो भागों में बांट रहे हैं। कार्बनिक यौगिक, एक शरीर में जितने भी, यहां पर एक बार 7वां बिंदु लिख देता हूं, क्या ये जो कार्बनिक यौगिक जो मिलते हैं, जितने भी शरीर में कार्बनिक यौगिक होते हैं, सभी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। या यूं बोल सकता हूं, जितने भी कार्बनिक यौगिक जिन अणुओं से बने होते हैं, अणुओं से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैव अणु। और जिसको ये डेफिनेशन समझ में ना आए, ये रट लेना भाई, साफ साफ लिखा हुआ है जैव अणु की डेफिनेशन। तुमको रट्टा मारना है, तुम रट्टा मारो। जैव अणु क्या होते हैं, एक नंबर में तुमसे पूछ लिया जाएगा 11वीं कक्षा में, जीव तुक में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, जैव अणु। रट्टा मारना है, रट्टा मार। समझना है तो सीधी सी बात समझ, क्या कि भैया ये तेरे सामने ये कार्बनिक यौगिक लिखे हुए हैं, इस चैप्टर में यही पढ़ने हैं, और ये जो कार्बनिक यौगिक जिन अणुओं से बने होंगे वो क्या कहलाते हैं, आपके जैव अणु कहलाते हैं। अब ये जो जैव अणु जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक किससे बने हुए हैं, जैव अणुओं से बने हुए हैं। कार्बनिक यौगिक किससे बने हुए हैं, जैव अणु से बने हुए हैं। अब ये जो अणु जो होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक किससे बने हुए हैं, जैव अणु से बने हैं। और ये जैव अणु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म अणु और एक होते हैं दीर्घ अणु। सर अब ये क्या होते हैं, सूक्ष्म अणु क्या होते हैं, दीर्घ अणु क्या होते हैं? सर इसको डिटेल में समझाइए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि अगले सप्ताह से, नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस जो है हो सकता है 2:30 से 3 बजे से स्टार्ट हो जाए। क्या बोला? नेक्स्ट वीक से क्लासेस जो है वो हो सकता है 2:30 या नॉर्मली 3 बजे, मतलब मिनिमम 3 बजे से तो होएगी ही होएगी। 3 बजे से तो क्लास चलेगी ही चलेगी। जिस दिन मन करेगा, मन मतलब ऐसा नहीं है एडवांस में बताऊंगा कि जैसे कल मेरे को मान लो 2:30 बजे क्लास लेनी है, तो मैं आज बताऊंगा आपको कि कल 2:30 बजे क्लास है, ठीक है? नहीं तो नॉर्मली 3 बजे से आपकी क्लास चलेगी ही चलेगी, ठीक है? चलिए आइए, अब बात आ रही है, सर ये जो कार्बनिक यौगिक थे ये किससे बने हुए हैं? ये कार्बनिक यौगिक ही क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं दीर्घ। मैंने तेरे से एक सिंपल सी बात पूछी, क्या तूने दीवार देखी है? हाँ सर दीवार देखी है। दीवार किससे बनी होती है? मुझे जल्दी से मुझे बता, क्या तेरे पास दीवार है? तूने बोला हाँ सर मेरे पास ये दीवार है, मान ले ये तेरी दीवार है। ये दीवार किससे बनी हुई है? तूने बोला सर ईंटों से बनी हुई है। अबे क्या है? तूने बोला सर ईंटों से बनी हुई है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। किससे बनी हुई है दोस्त? ईंटों से बनी हुई है। चलिए जी, ये हमारी ईंटें थी, उन ईंटों से हमारी ये दीवार बनी हुई है। मैंने कहा ओके, ये हमारी दीवार है जो किससे बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है। और ये तेरे पास एक ईंट है। कोई तकलीफ किसी को, कोई कंफ्यूजन? बहुत बेसिक सी चीज है, ड्रॉपर्स को लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो हम जानते हैं, तुम तो जानते हो, लेकिन जो नहीं जानता उसको भी तो बताना पड़ेगा ना बेटा, साथ में सभी को लेकर चलना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, ये एक ईंट है और यहां पर आपकी 9 ईंटें हैं। अब आप मुझे बताइए इनमें से किसका भार ज्यादा होगा? इस दीवार का भार ज्यादा होगा कि इस एक ईंट का भार ज्यादा होगा? सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सी बात, सिंपल सा।
कि ये आपकी कहीं कह रहा है खिड़की है। ये मान ले एक दीवार है जिसमें ये ईंटें हैं, 9 ईंटें हैं और यहां पर एक ईंट है, तो किसका भार ज्यादा होगा सर? दीवार का भार ज्यादा होएगा, इस एक ईंट का भार कम होएगा। तो इन दोनों वर्डों को जरा फील कर और सोच, सूक्ष्म अणु क्या होंगे और दीर्घ अणु क्या होंगे, जरा दिमाग लगा। वो अणु जिनका भार ज्यादा होगा कि कम होगा, और दीर्घ अणु मैक्रो वो अणु होंगे जिनका भार ज्यादा होगा कि कम होएगा। तो पता लग रहा है ना, आराम से चीज समझ में आ रही है ना। वो अणु जिनका आणविक भार, याद रखना, एक बालिका ने बोला सर आप लिखवाते नहीं हैं, वे अणु जिनका आणविक भार जिनका आणविक भार 10 से 800 डाल्टन होता है, यानी 800 डाल्टन से कम। जिनका आणविक भार कितना? 800 डाल्टन से कम होता है, यानी 10 से 800 डाल्टन होता है, या 18 से 800 डाल्टन, या 10 से 18, 10 ही लिख लेते हैं, 10 से 800 डाल्टन होता है। डाल्टन मींस मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट हम यहां पर देख रहे हैं। कोई पूछेगा डाल्टन क्या होता है, तो इकाई तुमने पढ़ी है ना फिजिक्स में, है एनर्जी की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है। ऐसे यहां पर आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूल्स का वेट, अणुओं का भार नापा जाता है किसमें? डाल्टन में। तो वो अणु जिनका आणविक भार कितना होएगा? 10 से 800 डाल्टन होएगा, उनको हम बोलते हैं सूक्ष्म अणु। और दीर्घ अणु कौन से होते हैं? जिनका आणविक भार जो होता है, जिनका आणविक, भाई स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो जाए तो भाई साहब हमको माफ करिएगा। हम स्टार्टिंग में इस बैच में बोल दिया था कि हमारी हिंदी में मिस्टेक बहुत होती है। किस चीज की? ये जो होती है, क्या बोलते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, इनमें जो मात्राएं जो होती है, इनकी बहुत मिस्टेक होती है हमसे। तो इसके लिए हम पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं। दोस्त, हम यहां पर हिंदी सिखाने नहीं आए हैं। आप अच्छे तरीके से, मेरे से अच्छी हिंदी आपको आती होगी, मेरे से अच्छी हैंड राइटिंग होगी, मेरे से अच्छी आपकी मात्राएं होंगी, वो मैं जानता हूं। और ये मेरी बचपन से मिस्टेक है। पिछले 10 साल में हर क्लास में, हर बैच में यही बच्चों को बोलता हूं कि भाई साहब मार्क उस पर मत जाइएगा, ठीक है? जाना है तो सिर्फ चीज को समझने पर जाइएगा। जिनका आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा, या मैं बोलूंगा 1000 से 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा, उनको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, दीर्घ अणु बोलते हैं। सर जी ड हटा दीजिए। ले भाई माफ करना। अब ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हाँ यहां तो सही लिखा था यार, मैं ही बावला हूं। हाँ जी बोलिए। पानी भी खत्म। हाँ भाई, क्या ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? हाँ जी। अब बेटा कुछ अणु होते हैं जिसमें 18 भी होता है। चलो ले यार 18 कर ले मेरे दोस्त। कुछ बुक्स में 18 है, कुछ बुक्स में 10 है। बेसिकली हम ये बोलते हैं, अगर आप एनसीईआरटी की डेफिनेशन पर जाएंगे तो ये बोला जाता है 800 डाल्टन से कम। एनसीईआरटी की डेफिनेशन पर जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है ऐसे, देख ऐसे, 800 डाल्टन से कम, जिनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है, इस तरीके से, ठीक है? और ये कौन से होते हैं? जिनका 800 डाल्टन या 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, मोर देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है, उनको हम बोलते हैं दीर्घ अणु। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर मैं आज लाइव क्लास ले रहा हूं और आज आप इतना धीरे पढ़ा रहे हैं। बोलिए बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई है?
हाँ भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई है। सर इसका मतलब ग्लूकोज माइक्रोमोलिक्यूल और सेल्यूलोज मैक्रोमोलिक्यूल है। वेल डन मेरे बच्चे, वेरी गुड, तूने पकड़ ली बात। ग्लूकोज माइक्रोमोलिक्यूल होएगा और सेल्यूलोज मैक्रोमोलिक्यूल होएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इतनी सी बात समझ में आ गई। भैया थोड़ा सा पानी अगर दिलवा देंगे, आवाज नहीं निकल रही है, 1 मिनट पानी दिलवा दीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए अब किसी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं। सर आपके गले में फ्रिक्शन आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ रहा है बेटा। हाँ जी, चलिए एक बच्चे का नाम ले लेते हैं। चलिए कौन है? एक बच्चा है जिसका नाम है सुयश का ही लेंगे हम तो आज भी। किसका नाम लेंगे? सुयश का। सुयश हमारा सबसे प्रिय बालक है। जल्दी से हाँ जी, एक बालक है सुयश। सुयश बालक से मैंने कहा कि बेटा एक काम कर, एक पत्ती तोड़ के ला, या एक काम कर एक चूहे को पकड़, उसको मार और उसका अग्नाशय या यकृत ले आ। चलो वो एक पत्ती तोड़ कर ले आया, लीफ तोड़ कर ले आया, या मान लेते हैं कोई लीवर ले आया, किसी जंतु का लीवर ले आया, यानी कुल मिलाकर कोई सजीव का भाग ले आया, सजीव शरीर का कोई भाग ले आया। ठीक है जी। अब मैंने उससे कहा ये जो तू लीवर लेकर आया है या ये जो तू पत्ती लेकर आया है, इनमें से माइक्रोमोलिक्यूल को अलग कर और मैक्रोमोलिक्यूल को अलग कर, यानी दीर्घ अणुओं को अलग कर और सूक्ष्म अणुओं को अलग कर। वो कैसे करेगा? हाँ जी, मैंने बोला सुयश को कि भाई तू ये ले आ। वो ले आया। अब मैंने बोला ये जो शरीर जो तू लेकर आया है इसमें कार्बनिक पदार्थ है। तूने बोला हाँ सर कार्बनिक भी है और अकार्बनिक भी है। क्या बोला हमने? तुम खुद सोचो, मेरे शरीर में कार्बनिक यौगिक भी हैं, हाँ सर, अकार्बनिक यौगिक भी हैं, हाँ सर। अभी मैंने सुयश को बोला अभी तू अकार्बनिक की बात मत कर। मैंने कहा तू अभी एक काम करिए, जो कार्बनिक यौगिक जो है, इन कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ये दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक माइक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं और एक मैक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं, है ना। मैं तेरे से ये कह रहा हूं सुयश, क्या तू माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट कर सकता है? आपसे पूछ रहा हूं भाई, मेरे को नहीं पता 1 डाल्टन किसके बराबर होता है। हाँ भाई जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप एक माइक्रोमोलिक्यूल को मैक्रोमोलिक्यूल से अलग कर सकते हैं? फिजिक्स की क्लास में पूछ लीजिएगा। हाँ जी। सर लीवर माइक्रो है और पत्ती जो है मैक्रो है। अरे दो यार, कोई हथौड़ा वथौड़ा दे दो, हम कूट लें अपने आप को बे भोंदू। अबे लीवर जो है वो एक अंग है और लीफ जो है वो भी एक अंग है। ये पादप का अंग है, ये जंतु का अंग है। मैं तेरे से पूछ रहा हूं इन अंगों में कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, मैं तेरे से पूछ रहा हूं ये जो कार्बनिक पदार्थ है हमें इसका निरीक्षण करना है। किसका निरीक्षण करना है? कार्बनिक पदार्थ का, जिसमें माइक्रोमोलिक्यूल को अलग करना है। किससे? मैक्रोमोलिक्यूल से। मैंने सुयश से ऐसा बोला तो पता है सुयश ने क्या किया? सुयश ने सबसे पहले जाकर पता है क्या किया? सुयश ने सबसे पहले जाकर ये उठा ली। ये सुयश ने सबसे पहले जाकर ये ले लिया। आपके घर में ऐसा है कुछ? आपने नीम हकीमों के पास देखा होगा, ये
आपके यहां पर शायद इसको इमाम दस्ता, या इसको कई जगह पर सिलवट्टा, या इसको ओखली भी बोला जाता है ना? बोला जाता है ना, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके वहां पर इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पर सिलवट्टा बोला जाता है, कहीं पर ओखली बोला जाता है, कहीं पर इमाम दस्ता बोला जाता है। बोला जाता है? हाँ सर। बोला जाता है? हाँ सर। वैसे विज्ञान की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? खरल और मूसल। सुना है आपने? क्या बोला जाता है इसको? खरल मूसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? खरल और मूसल कहा जाता है। ये जो तेरे को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? खरल और मूसल था। ये देखिए यहां पर वर्ड भी दिखेगा तेरे को, खरल और मूसल, दो वर्ड दिख रहे हैं। हाँ सर। चलो, तो अब सुयश ने क्या ले लिया सर? खरल ले लिया, मूसल ले लिया, है जी। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोर्टार पेसल, मोर्टार पेसल, ये बोला जाता है। इमाम दस्ता, ओखली, जो भी बोल रहे, सिलवट्टा, जो भी, सिलवट्टा इज डिफरेंट बेटा, वो तो पत्थर के ऊपर घिसते हैं, वो अलग चीज होती है। हाँ जी। सो ये ले लिया। अब इसके अंदर क्या किया सर? इसके अंदर ये जो खरल जो थी, इसके अंदर क्या डाल दिया? ये लीवर जो लिया था, वो चूहे का यकृत लेकर आया था। कौन? सुयश। इसने उस चूहे के यकृत को यहां पर डाल दिया है। किस में डाल दिया? एक घोल में डाला। किसके घोल में डाला? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के घोल में किसको डाल दिया? लीवर को डाल दिया, और मूसल से दे दनादन पीसने लगा, पीसने लगा, पीसने लगा। बता, चटनी बनेगी कि नहीं बनेगी? बोल, क्या बनेगी? क्या बनेगी यहां पर सर? चटनी बनेगी। बनेगी? बनेगी? कह रहा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही क्यों लिया? बहुत अच्छा सवाल है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसलिए लिया गया है क्योंकि बेटा ये कोशिका को ब्रेक करता है, कोशिका को ब्रेक कर देता है। ब्रेक का मतलब तोड़ देता है। अब आप मुझे बताइए, आप किसका निरीक्षण करना चाहते हैं? आप कार्बनिक पदार्थ का क्या करना चाहते हैं? निरीक्षण करना चाहते हैं, यानी एनालिसिस करना चाहते हैं। और उस निरीक्षण में, उस एनालिसिस में आप पता लगाना चाहते हैं कितने माइक्रोमोलिक्यूल्स है और कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स है उस लीवर में। तो आपने क्या किया? आपने इस तरीके से मोर्टार पेस्टल लिया, उसमें उस लीवर के टुकड़े को डाला, और उस तरीके से क्या बना दी? जलेबी नहीं, चटनी बना दी है। क्या बना दी? चटनी बना दी है। ठीक है। अब जरा सोच, इसको जब तुम पीस दोगे तो क्या बन जाएगी गुरुजी? यहां पर पीसने से चटनी बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, ये इस तरीके से चटनी सी बन गई है। ठीक है। अब ये जो चटनी जो बन रही है, इस चटनी को हम बोलते हैं करदम, अंग्रेजी में बोलते हैं स्लरी। अंग्रेजी में बोलते हैं स्लरी, हिंदी में बोलते हैं करदम। ठीक है सर। अब आगे क्या करेगा सुयश इस करदम का? ये जो चटनी बनी है, इस चटनी का क्या करेगा? सर लीवर ही क्यों लिया? अरे भाई तू भेजा ले ले यार, तेरे अंदर भेजा है, तेरा भेजा ले लिया हमने। बस क्या ले लिया हमने? भेजा ले लिया, ब्रेन ले लिया। अरे कोई भी लिविंग टिश्यू ले लिया यार, सिंपल सी बात है। कोई भी लिविंग टिश्यू ले लिया, जीवित ऊतक जो था, कोई भी सजीव का ऊतक ले लिया यार। अब अंग किससे बना होगा? ऊतक से बना होगा ना, तो ले लिया हमने, ये वाला ले लिया भाई साहब। अब इसमें भी क्वेश्चन, लीवर काहे लिया? दूसरा ले ले यार, कुछ और ले ले, जो तेरी मर्जी है वो ले ले। हार्ट ले ले, लीवर ले ले, किडनी ले ले, गुर्दा ले ले, जो लेना है ले ले यार। ले लिया, लेने के बाद में किसमें डाला? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला। अब मुझे बताइए, ये जो ऊतक जो था, या जो ये अंग जो था, ये जो लीवर जो था, ये किससे बना हुआ है? सेल से। और सेल किससे? सेल जब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के संपर्क में आएगी तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या कर देगा? सेल को तोड़ देगा। अब सेल को तोड़ देगा तो जरा मुझे बता, इस चटनी में क्या मिल रहा है? इतना सा आंसर दे दो, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक कह रहा भाई तू गोबर ले ले। हे भगवान, कैसे बालक हैं इस क्लास में रे। बताइए, ये जो चटनी जो होएगी इस चटनी में क्या मिलेगा?
कोशिका मिलेगी बेटा, कोशिका टूट चुकी है। सोच, कोशिका जब टूट जाएगी तो कोशिका के अंदर जो पदार्थ है वो बिखर जाएगा। इमेजिन कर, इस चटनी में क्या है? क्या इस चटनी में एसिड है? ये वाला एसिड है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है। हाँ सर, ये वाला एसिड तो है। और साथ साथ कौन है? वेल डन विशाल श्रीपाल, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ एक चीज बोलनी थी, क्या? जीव द्रव्य है। सिर्फ एक वर्ड सोचना था, प्रोटोप्लाज्म। सोच, कोशिका किससे बनी हुई है? जीव द्रव्य। तूने कोशिका को ब्रेक कर दिया तो उसका जीव द्रव्य बिखर गया, इस एसिड के अंदर बिखर गया, एक चटनी सी बन गई है, खत्म, डन। अब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड और करूंगा। क्या इस जीव द्रव्य में कार्बनिक पदार्थ हैं? हाँ सर। जल भी है? हाँ सर, है ना। सोच, यहां पर ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य में कार्बनिक पदार्थ भी है, अकार्बनिक पदार्थ है। हमें किसका एनालिसिस करना है बेटा? हमें किसका एनालिसिस करना है? सोच, इस जीव द्रव्य में क्या क्या है। यहां पर छोटा सा लिख देता हूं ताकि ये याद रखना। सर, इस जीव द्रव्य में कार्बनिक पदार्थ भी हैं और अकार्बनिक भी हैं। हमें किसका एनालिसिस करना है? हमें किसका पता लगाना है? सर, कार्बनिक पदार्थों का पता लगाना है। लगाना है ना? आंसर लगाना है। अब क्या करेंगे? अब इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि टाइम हो गया है दोस्त। ठीक है। CCl3 COOH, यही तो लिखा है। अच्छा सॉरी, हाँ जी। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई है। इसके आगे क्या करेंगे? कल यही स्लाइड दिखाऊंगा और इसके आगे क्या करेंगे? कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। डन। आज की क्लास में मजा आ गया, और अगर मजा आ गया तो आज की क्लास को अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। ठीक है जी, पक्का उतार लेना। ठीक है सर, ये चैप्टर कितने दिन चलेगा? बेटा, ये चैप्टर जो है इसको मैं 10 लेक्चर में कंप्लीट कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्लास आपकी 4 बजे से हो रही है। अगर यही क्लास 3 बजे से होती तो मैं इस लेक्चर को 6-7 लेक्चर में निपटा देता, है ना। लेकिन ये क्लास हो रही है अभी 4 बजे से, इस वजह से थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन ये इतनी श्योरिटी है कि नेक्स्ट वीक से क्लासेस लंबी रहने वाली हैं। अब क्लासेस लंबी रहेंगी तो चैप्टर जो है कम कम लेक्चर में कंप्लीट होंगे। ठीक है, डन। चलो, तो मिलते हैं बेटा कल, आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।